हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है तो हम उसी माउंटेन को देखते हैं जहां एक पेड़ के नीचे हम यांग को देखते हैं जो कि अभी भी वहां बेहोश पड़ा हुआ उस पेड़ के नीचे पड़ा हुआ होता है। तभी यांग को वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसने कुछ देर पहले जाओ फैन और ताओ के साथ फाइट के बीच में किया। उसने उन दोनों को जान से मार दिया होता है। जिसे याद करते ही वो सीधा उसे होश आ जाता है और वो नींद से उठ जाता है। तभी वो इधर उधर देखता है बट वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वो वहां अकेला होता है। यांग को किसी की आवाज आती है तो वो उठकर तुरंत ही देखने जाता है। तभी यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ हम उस तालाब को देखते हैं। वह एक लड़की उसमें नहा रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि लूना होती है। वो एक कपड़े से अपने जिस्म को साफ कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यांग वहां पहुंच जाता है। लूना उसे देखते तुरंत ही अपना जिस्म पानी में उसे छुपा लेती है और वही लूना को नहाते हुए देखकर यांग भी शॉक हो जाता है और तुरंत ही साइड पे अपना मुंह कर देता है और लूना से कहता है कि तुमने मेरे सारे जख्म साफ कर दिए हैं। ये सुनकर लूना उसे जवाब कोई नहीं देती क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है। यांग ने उसे नहाते हुए देख लिया होता है जिस पर यांग उसे कहता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दे, मुझे पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तभी लूना टॉवल लेकर उड़ जाती है और उसे कहती है कि बेहतर होगा तुम ये बात किसी और से मत कहना और ना ही वो याओ फैन और ताओ वाला सीन जो तुमने उन्हें जान से मारा है वो भी मत कहना किसी से। मैं भी तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगी, उनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। जिस पर यांग घबराते हुए उसे कहता है कि याओ फैन। जिस पर लूना उसे जवाब देती है कि तुम परेशान ना हो, मैंने उसकी लाश भी उस काई में गिरा दी है। यहाँ तक कि अगर फिर भी किसी को उनकी लाश मिल गई तो वो यही सोचेंगे कि ये दोनों के बीच में लड़ाई हुई होगी और फाइट में दोनों गलती से नीचे गिर गए होंगे और फिर वो पानी से निकलकर अपने कपड़े उतारकर पहनती है। वहीं यांग सोचता है कि ये अभी बच्ची है और इस उम्र में इसने मेरे लिए इतना सब सोचा और फिर इतनी हिम्मत के साथ उस लाश को भी उस काई में से वहीं पे गिरा दिया। तभी लूना उसे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस सब में मेरा नाम आए, तो प्लीज़ ये सब कभी किसी से जिक्र मत करना। मैं बस अपने सेट के लोगों को धोखा नहीं देना चाहती। मैंने हमेशा अपने सेट की भलाई समझी है, इनके लिए क्या नहीं किया मैंने आज तक। मैंने ये दोनों मेरे अच्छे पार्टनर्स हुआ करते थे, ये आज तक मेरा फ़ायदा उठाने की हमेशा भरपूर कोशिश करते रहे, मगर इसी की वजह से ये मेरे पार्टनर्स बनने की कोशिश कर रहे थे और इसी के होते हुए हमेशा बाकी सभी साथियों ने मुझे हमेशा इज्जत दी और मुझे बहन कर कर भी बुलाया है। इन दोनों की वजह से मेरी इस सेट में बहुत ही इज्जत है और बहुत ही ख्याल रखते हैं भला ही, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों ने मौका मिलने पर हमेशा मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है, हमेशा मुझे परेशान किया है, मेरी बेइज्जती भी की है। सिर्फ ये दो ही नहीं, हर वो लड़का जिससे मैं आज तक मिली हूँ किसी ने मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखा, लेकिन तुम इन सब से अलग हो। तुमने अपनी जान दांव पे लगाकर मुझे बचाने की कोशिश की है, आज इन दोनों से आपने ही मुझे बचाया है। जिस पर यांग उसे जवाब देता है कि मैं तो बस वही कर रहा था जो मुझे करना चाहिए था। जिस पर लूना उसे कहती है कि सही कहा। ये सुनकर यांग शर्माने लगता है, जिसके साथ ही लूना उसे कहती है कि मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसे आपने इनसे मेरे बारे में सुना है या देखा है। जिस पर यांग उसे कहता है कि मुझे से कोई मतलब नहीं। जिस पर लूना उसे कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, खैर आज जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में हम आज से दोबारा कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे और ना ही मैं दोबारा आपको तंग करूँगी। और इतना कहती ही वो वहाँ से चली जाती है। वहीं यांग भी खामोश खड़ा हुआ और कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है और लूना वहाँ से चली जाती है। वो उसे मुड़कर उसे देखने लगता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलता, जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है जहाँ अब हम यांग के घर को देखते हैं। यांग अपने घर पहुँच जाता है लेकिन अभी भी वो काफ़ी उदास और परेशान नजर आ रहा होता है क्योंकि उसने जो भी किया वो सब उसके दिमाग से इतनी आसानी से अब नहीं जाने वाला। पर तभी उसे लगता है कि घर में कोई आया है तो काफ़ी शौक हो जाता है और तुरंत ही जाकर आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर देखता है। यांग खुद से कहता है कि मैंने बाहर जो चेयर रखी थी वो अपनी उस पोजीशन में अब नहीं है और उसके साइड पे मैंने एक झाड़ू रखा था और वो यहाँ से गायब है। मेरा वो झाड़ू अब नहीं है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ कोई तो आया था। पर तभी उसे महसूस होता है कि कोई इसके पीछे है। इस पर तुरंत ही वो अटैक करने लगता है कि तभी वो देखता है कि ये तो यूनटियान है, तो सीधा रुक जाता है क्योंकि वो सभी ज़ूमो के साथ ही होते हैं। यूनटियान उसे कहता है कि ब्रदर यांग आप हम पे अटैक करने वाले थे, ऐसा क्यों? यांग उसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर यूनटियान उसे कहता है कि तुम यहाँ पे नहीं थे, तुम्हारी सफाई करने का भी वक्त था। मैं यहाँ आकर तुम्हारी इस झाड़ू को उठा के ले गया और तुम्हारी जगह मैंने तुम्हारे लिए आज सफाई की। हम सभी साथियों ने पहले ही इरादा कर लिया था कि आज के बाद से हम ब्रदर यांग की हर
हर मदद किया करेंगे क्योंकि ये हमारी टीम का हिस्सा है और ज़ूमो का भी। तो आप उसके अब दोस्त बन चुके हो यार, तो तुम्हें अब ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस पर यांग उसे कहता है कि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस सब की ज़रूरत नहीं है, तुम सभी का बहुत शुक्रिया। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि भाई ये आप क्या बात कर रहे हो, क्या आप भूल गए पिछली बार आप ही नहीं तो हमारी मदद करके याओ फेंग को अच्छा सबक सिखाया था और उससे हम सबको बचाया भी था। अगर आप सीनियर ब्रदर होकर हमारी मदद कर सकते हो तो हम जूनियर ब्रदर जो हमसे हो सकेगा वो तो हम आपके लिए करेंगे ही, हमें आपकी मदद करने दीजिए भाई। इस पर यांग उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, आप लोगों को इजाज़त है, बाकी अंदर आ जाओ, चलो साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं। इस पर यूनटियान उसे कहता है कि अरे भाई नहीं नहीं, एल्डर जू हाओ ने ऑर्डर दिया है कि हर कोई अपनी प्रैक्टिस जान लगा कर करे, फजूल में वक्त ज़ाया नहीं करे, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। मैं अभी जा रहा हूँ, सो फिर आपसे मिलता हूँ। जिसके साथी वो वहाँ से अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यांग सोचता है कि मुझे भी अपने प्रैक्टिस को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना होगा। तभी उसे ड्रैगन स्ट्रीम याद आ जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम उसी सील ड्रैगन स्ट्रीम को देखते हैं, जहाँ ऊपर यांग बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टिवेशन कर रहा होता है। वो अपनी पावर मेथड से उस ड्रैगन स्ट्रीम की यांग एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हुए कल्टिवेशन कर रहा होता है। यांग उस एनर्जी को अपनी बॉडी में जमा करते जा रहा होता है। जिस पर यांग खुद से कहता है कि ड्रैगन स्ट्रीम की यांग एनर्जी से कल्टिवेशन करना काफ़ी मुश्किल होता है, पर इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद, इन्हें कोलेक्ट करने के बाद मैं काफ़ी अच्छे तरीके से कल्टिवेट करके इसका काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा सकता हूँ। तभी यांग कल्टिवेशन कर रहा होता है कि अचानक से उसकी वो इमोर्टल स्केलेटन सोल बॉडी बाहर आ जाती है। इसे अपने बॉडी के आसपास महसूस करके यांग को याओ फेंग और ताओ याद आ जाता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि नहीं नहीं, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता और ना मैं किसी की जान ले सकता हूँ। और वो तुरंत ही उस इमोर्टल स्केलेटन सोल बॉडी को तुरंत ही पंच मार के कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ। जिसके साथ ही वो स्केलेटन सोल बॉडी वो उसकी बॉडी में वापस चली जाती है। जिस पर यांग खुद से कहता है कि आज मैं अपनी कल्टिवेशन पे इतना ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, कहीं ये इस फर्नेस की इनर बर्नर की वजह से तो नहीं हो रहा है। और फिर उसे उठाते हुए खुद से कहता है कि क्योंकि अब इसकी जेडी बॉडी 8 लेवल पे पहुंच गई है, ये बर्नर मेरे अंदर की ट्रू यांग एनर्जी की बीज में रुकावट पैदा कर रही है और उसे अच्छे से मेरी बॉडी में कल्टिवेशन में इस्तेमाल नहीं होने दे रही है। मेरी कल्टिवेशन इसकी वजह से ही अब खराब होने लगती है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ ही वो दोबारा से अपनी कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है और इस बार सारी ट्रू यांग एनर्जी को अपने हाथ में उसे जमा करने लगता है, जिससे एक डिवाइन एनर्जी बॉल क्रिएट होने लगती है। तभी यांग खुद से कहता है कि मेरे बॉडी में जिस स्पीड से जिंग यांग की एनर्जी को मेरी बॉडी में उसे घुमा रही है, इसकी ये स्पीड पिछले 2 दिन के मुकाबले में आज इसकी काफ़ी तेज़ स्पीड है। इसके साथ ही वो कहता है कि मैं समझ गया, इस इनर बर्नर की फंक्शन सेम मेरे पिछले बॉडी टेम्परिंग की प्रैक्टिस जैसी ही है, लेकिन इस बार ये पहले से ज़्यादा ताकत दे रही है, जिससे मेरी स्पिरिचुअल बॉडी इस कल्टिवेशन को पहले से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कल्टिवेट कर रही है। जिसके साथ ही वो दोबारा से कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है और खुद से कहता है कि सिर्फ इस वजह से ही मैं अपनी ट्रू यांग एनर्जी की मदद से अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टिवेशन अब पहले से भी काफ़ी स्पीड से और अच्छे से कर पा रहा हूँ और ये मेरी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। साथ ही मेरी एनर्जी की पावर्स भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके साथ ही वो अपने उस जेडी बुक के सभी पेजेस को खोल लेता है और खुद से कहता है कि सिर्फ इस कम वक्त में ही अब तो मैंने काफ़ी चैप्टर्स भी कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही वो अपने उस फर्नेस को पकड़कर खुद से कहता है कि सिर्फ इस ट्रेजर की वजह से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और मेन रीज़न यही है मेरी कल्टिवेशन में इतने अच्छे से इम्प्रूव करने का। इसके साथ ही वो उसे अपने सामने रखकर दोबारा से उसकी मदद से ट्रू यांग एनर्जी को कलेक्ट करते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टिवेशन करने लगता है। जिसके बाद यांग अपने कल्टिवेशन की ब्रेक थ्रू कर लेता है और खुद से कहता है कि इन कुछ दिनों से ही मैंने ट्रू यांग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है, जिससे अब मैंने 2 ट्रू यांग एनर्जी की ड्रॉप क्रिएट कर दिए हैं, मगर उनमें से एक ड्रॉप मेरे बॉडी से अचानक से गायब हो गया है। तभी जैसे वो उस जगह पर हाथ रखता है तो तभी वो उस जगह पे वो ट्रू यांग एनर्जी की रोशनी निकलती है। तभी यांग उस ट्रू यांग के उस हार्ट को बाहर निकालकर अपने हाथ में पकड़कर उसे कहता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन है। यांग उसे अच्छे से देखने लगता है और फिर उसे देखकर खुद से कहता है कि ये तो अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुआ है, मैं इसे और तरीके से इस्तेमाल करना चाहूँगा। ये पूरी
तरह एक बीज नज़र आ रहा है। इसको मैं उगाने के बाद ये मेरे लिए अच्छे खासे काफ़ी सीड्स और काफ़ी अच्छे खासे फ्लावर्स और काफ़ी अच्छे खासे फ्रूट्स बना के दे देगा मुझे, जिससे मैं काफ़ी फ़ायदा उठा सकता हूँ। मुझे इसका इंतज़ार करना होगा। जिसके साथ ही यांग उस हार्ट को ज़मीन में रख कर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और ख़ुद से कहता है कि ये काफ़ी अच्छे से उगेगा, ये वक्त के साथ बड़ा होता जाएगा, जब सही वक्त आएगा तब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस डिवाइन हार्ट से सनफ्लावर उगने लगती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यांग हर एक डिसेबल को चैलेंज देकर उनसे फाइट करता है और खूब मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता है और सभी को हराता है। सनफ्लावर काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा होता है और ग्रो कर रहा होता है और काफ़ी खूबसूरती के साथ वो पेड़ भी काफ़ी बढ़ता जा रहा होता है और फिर वक्त पूरा होने पर वो काफ़ी खूबसूरत डिवाइन फ्लावर्स भी निकाल देता है। इसके बाद हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम ट्रेनिंग अरीना ग्राउंड में देखते हैं, जहाँ दो डिसेबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनमें से एक अपने दोस्त से कहता है कि क्या तुमने सुना है यांग काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया है। वो बॉडी टेम्परिंग सूत्रा लेवल में होने के बाद से एक एक करके सभी डिसेबल को चैलेंज दे रहा है और सभी को 1 मिनट में हरा देता है। जिस पर उसका साथी उसे कहता है कि भाई क्या तुमने या फिर उसने तुम्हें चैलेंज तो नहीं दिया, अगर नहीं दिया है तो कभी चैलेंज का सोचना भी मत, काफ़ी बुरी तरीके से पीटेगा। तभी वो काफ़ी डर जाता है क्योंकि उसके सामने यांग आ जाता है। यांग वहाँ आकर उससे ग्रीट करता है और उसे चैलेंज देता है कि भाई प्लीज़ मुझसे फाइट करो। वो यांग से कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दे, लेकिन यांग उसको भी नहीं छोड़ता और उसे भी खूब पीट देता है और वहाँ ज़मीन में अजीब तरह के लेट कर वो रोने लगता है और रो रहा होता है और यांग वहाँ से चला जाता है। उसके साथ ही उसे कहता है कि भाई रो मत, उसने भी मुझे चैलेंज दिया था, मेरी तो इससे भी बुरी तरह हालत की थी इसने। वहीं तब हम वहाँ जिया को देखते हैं जो कि उन सभी फाइट्स को रिकॉर्ड कर रही होती है। वो यांग को देखकर खुद से कहती है कि यांग मैं तब से तुझे देख रही हूँ जब तुम इन सभी डिसेबल से सबसे पीछे हुआ करते थे, इवन कि तुमने 147 गेम्स लगातार हारी और फिर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनते गए और काफ़ी इम्प्रूवमेंट की, लेकिन आज देखो हर जगह तुम्हारा नाम है और तुम्हारी जीत होती है। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बेहद ज़्यादा खुशी महसूस हो रही होती है। इसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम उस पेड़ को देखते हैं जिसमें डिवाइन फ्लावर्स अब पक्के हो चुके होते हैं। यांग उसे तोड़ देता है और खुद से कहता है कि मैंने इन 10 दिन में जितनी प्रैक्टिस की उसे अगर उनका रिजल्ट में कैलकुलेट कर लूँ तो अब टोटल 4 ट्रू यंग एनर्जी की ड्रॉप हार्ट मेरे बॉडी में हब हैं। अब इन 2 फ्रूट्स को खाने के बाद हो सकता है कि मैं ब्रिटल बॉडी मिरर लेवल फर्स्ट पे ब्रेक थ्रू कर लूँगा, जिससे मैं काईयून रेल्म को टच कर लूँगा। इसके साथ ही वो उन दोनों फ्रूट्स को खा लेता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स की कल्टिवेशन स्टार्ट कर देता है और फिर कल्टिवेशन करते हुए वो वहाँ की ट्रू यंग एनर्जी को भी अपने बॉडी में स्टोर करने लगता है। यंग कल्टिवेशन करते हुए काफ़ी ज़्यादा पेन भी महसूस करने लगता है क्योंकि अब इसकी कल्टिवेशन से इसकी इनर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आने लगती है। इवन कि उसकी नसों में ट्रू यंग एनर्जी भी अब पहले से भी ज़्यादा अच्छे से फ्लोट करने लगती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है और इससे यंग बड़ी ही खूबसूरती और ज़बरदस्त तरीके से अपने कल्टिवेशन कर पा रहा होता है। यंग कुछ मूव टेक्निक परफॉर्म करता है जिससे वो ब्रेक थ्रू कर सके और फिर वो अपने हाथों में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करता है और उसे एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वहाँ के आसपास पेड़ भी पूरी तरह हिल जाते हैं और आखिरकार यंग ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस पर उठकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो खुद से कहता है कि मेरी जेडी बॉडी की अब 9th लेयर हो गए हैं, लेकिन मैंने जितने भी पैसे आज तक जमा किए हैं वो मैंने सारे ज़ाया किए और यहाँ पे लगा दिए हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे पैसों की काफ़ी ज़रूरत है, मुझे कुछ जीनियस ट्रेजर खरीदने हैं, पर मैं तो ख़रीद भी नहीं सकता और काफ़ी गरीब हूँ। अगर मैं इन जीनियस ट्रेजर को ख़रीद नहीं सकता हूँ तो मुझे कुछ नया करना होगा, जिससे मतलब कि मैं कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने अभी उस डिवाइन हार्ट की बीज को उगाया और उसे एक पेड़ को तैयार किया, वैसे मैं और से बहुत से बीज को ख़रीद कर तो प्रैक्टिस कर सकता हूँ ना। ये मुझे सस्ते में भी मिल सकते हैं या फिर फ्री में अगर मैं इनकी तलाश में निकल जाऊँ जहाँ से ये मिल सकते हैं, जैसे मैंने इन हर्ब्स को माउंटेन में जाकर ढूंढा था। तो ऐसे मैं करके किस तरीके से अपनी कल्टिवेशन कर पाऊँगा। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम उसी मार्केट को देखते हैं जहाँ सिम उसी दुकान वाले के पास यांग जाता है और उससे वो सीड्स लेता है। पर वो दुकान वाला कहता है कि आपके आने से पहले ही यहाँ कुछ दूसरे गैंग्स के लोग आए थे, उन्हें हमसे सारे ख़रीद लिए, बस एक बचा था वो भी यहाँ से वो ले गए। तो अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूँ सीड्स के बदले या फिर कुछ भी ट्रेजर के बदले, तो अब तुम्हें कुछ और लेना चाहिए मेरे से।
पर यांग उसे कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ सीड्स ही चाहिए, जो मैं पहले ले चुका था मुझे वही चाहिए। जिस पर वो कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में चाहिए और तुम इसे ढूंढना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक आखिरी और सबसे बड़ी ऑप्शन है और वो तुम्हें पता नहीं है। इसके साथ ही वो उसके कान पे जाके उसे कहता है कि सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास वो लड़की तो है ना जो मेरी मालिक है ना, तो उसके पास जाकर उसे रिक्वेस्ट कीजिए, ये लोग जहाँ से ये सीड्स जहाँ से सब कुछ लेकर आते हैं ये तुम्हें वहाँ भी बेच सकते हैं, या फिर अगर इनके पास एक्स्ट्रा पड़ी होगी तो वो तुम्हें फ्री में दे देगी, वो ऐसे भी तुम्हारी दोस्त है ना। जिस पर यांग उसे कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं अच्छे से जानता और ना वो मुझे बिल्कुल अच्छे से जानती है, हम जस्ट मिले थे, तो वो आपकी दुकान मालिक है, मैं उसे क्या उसे ले सकता हूँ ना वो मुझे वो दे सकती है। जिस पर वो पर्सन उसे कहता है कि बस ठीक है, तुम्हारे पास यही आखिरी लास्ट ऑप्शन है और अगर तुम चाहो तो कर लो, अगर नहीं चाहो तो ना करो, इसमें तुम्हारी भलाई है। वो सामने वाले मेंशन में अभी अभी वहाँ से गई है और वहाँ पे बैठी हुई है, तो तुम जाकर उसे रिक्वेस्ट कर लो और हो सकता है कि वो तुम्हारी बात ज़रूर मान ले। मुझे पता है वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी, जहाँ से हम सीड्स लेकर आते हैं, जहाँ पे दूसरों का भी जाना इम्पॉसिबल होता है, वो तुम्हें वहाँ भी बेच सकती है या फिर तुम्हें कोई भी ट्रेजर या भी सीड्स की काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। तुम जाओ उससे बात करो, वही तुम्हारी आखिरी ऑप्शन है। जिस पर यांग सोचता है कि अब तो उसके लूना के पास जाकर उसे बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि यही उसके पास आखिरी ऑप्शन है। और इसी के साथ यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों ये वाला एपिसोड ज़रा बराबर भी अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।